नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज सभी 15 सवाल लिए जाने पर सभापति ने सदस्यों का जताया आभार। शून्यकाल के दौरान सांसदों ने उठाए सभी जरूरी मुद्दे। सभापति ने सदस्यों को तय समय सीमा में शून्यकाल के नोटिस ऑनलाइन भी जमा करने की दी सलाह। भारत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए श्रीलंका को $5 करोड़ की ऋण सुविधा देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। श्रीलंका के राष्ट्रपति का बयान, श्रीलंका में पकड़ी गई भारतीय मछुआरों की सभी नावों को छोड़ा जाएगा। मीडिया सदन में जनहित से जुड़े ठोस कार्यों के कवरेज को दे तरजीह। संसदीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए TVR शेनॉय पुरस्कार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह रखने में मीडिया की अहम भूमिका। आतंकवाद से निपटने के लिए सीमाओं की सुरक्षा को चुस्त और दुरुस्त करना जरूरी। लखनऊ में 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस के समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। आर्म्स एक्ट में होगा बदलाव, सेंट्रल रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल। कड़ी सुरक्षा के बीच 6 जिलों की 13 सीटों के लिए होगी वोटिंग। 189 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 37,83,000 मतदाता। नक्सल प्रभावित इलाकों के चलते 3 बजे तक होगा मतदान। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने कई सवाल पूछे। स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक तकनीक के प्रयोग के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश भर में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साथ ही सरकार आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर भी जोर दे रही है। And therefore, the government has been focusing very heavily on skill development to ensure that modern technologies, be it modern manufacturing technologies with 3D manufacturing, whether it's artificial intelligence, whether it's the better data analytics or Internet of Things, these are issues with which India will also have to engage in this globalized world. A lot of skilling activities, a lot of college curriculum have been on their own also, and with the initiative of the government are being moderated and modulated to bring about that culture of modern technology in the youth of the country. रेल सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे के इतिहास में पिछले 2.5 साल में सबसे कम रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। This system has been undergoing extensive trials. As of now, we have been able to introduce it in 2,649 locomotives out of the 8,700. And we are focusing first on the Golden Quadrilateral because that has the maximum traffic. Trials have not yet got completed. They are still underway. But the good news is that the last 2.5 years have been the safest in the history of Indian Railways. Right, 124. Least number of accidents in the last 2.5. वहीं कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि सरकार समय समय पर अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग और अपने आप में विकास व्यक्तित्व के लिए भारत सरकार की ओर से हमारे अधिकारियों को विदेशों में ऐसे संस्थानों में और ऐसे कार्यक्रमों में भेजा जाता है। इससे उनको इंडिविजुअल भी फायदा होता है
और कहीं एक्सपोजर जो वो लेके आते हैं वो हमारे यहाँ संस्थानों में, करिकुलम में, हमारी टेक्निक्स में, उसमें भी हम उपयोग में लेते हैं। और जो भी फीडबैक आते हैं वो फीडबैक उन अधिकारियों के द्वारा कंपलसरी हमारे को 1 महीने के भीतर ही दे देना, ऐसी व्यवस्था भी की है। और इन सबका रिकॉर्ड बनाते हुए इसको फिर हमारी संस्थाओं के माध्यम से जो हमारा एक्सपांशन का कार्यक्रम, एक्सटेंशन का जो कार्यक्रम है, उसके जरिए हम किसानों तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने दिल्ली में पार्किंग की वजह से होने वाली अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। इसके अलावा कांग्रेस के जयराम रमेश ने असम में विदेशी नागरिकों की हिरासत में रखे जाने की बात कही। डीएमके के तिरुचि शिवा ने रेलवे के ग्रुप डी में दिव्यांगों के साथ हो रहे भेदभाव का मामला उठाया। दिल्ली के अंदर तो आधी से ज्यादा झगड़े, लड़ाइयां, डिस्प्यूट्स जो हैं वो कार की पार्किंग को लेकर होने वाले हैं। अभी पार्किंग के लिए अभी से सोचना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, और हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां-कहां पर पार्किंग होगी। So my concern is, out of these 48 people who claim to have been Indian citizens, many of them have been state government employees, and substantial number of them have been in jail for more than 5 or 6 years. My request to you, through the government, through you, sir, is for the government to do a systematic survey of these people who are in jail on grounds that there are foreigners, and all those who have crossed the 3-year limit. The legal services should be provided so that what is provided by law is extended to them. Group D railways examination was conducted. They were declared as passed and later declared invalid. So they were deprived of their jobs, which are genuinely for them. And one Pranjal Patil, who has secured 773 in the UPSC examination, sir, has cracked the examinations for railways, has been selected, but later denied a job, citing the reason that the person is disabled. Sir, they see that as a violation of the rights of the Disabilities Act, sir. इस टाइम हमारे पास सिर्फ एक रूट है, वो है अमृतसर ब्यास जलंधर का रेलवे रूट है, और उसके ऊपर कंजेशन है, हमें नई ट्रेन नहीं मिलती। ये सर बॉर्डर स्टेट है। दिस विल बी ऑल्टरनेटिव रूट अमृतसर से फिरोजपुर, जो कि आगे पंजाब, हिमाचल, JNK को राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से कनेक्ट करेगा, और मुंबई जाने के लिए अमृतसर से 5 घंटे का रास्ता कम हो जाएगा। एक तो डिफेंस को सर ऑल्टरनेटिव रूट मिलेगा, डिफेंस मूवमेंट बहुत है। दूसरा सर कमर्शियल ट्रेन चलेंगी, गुड्स ट्रेन चलेंगी। ये मामला सर बहुत लंबित रहा। About 150 years before, the average temperature of the earth was 14 degrees centigrade. So today, after the Industrial Revolution, it has increased by 1.1 degrees. That is, it has come to 15.1 degrees centigrade. So this 1 degree increase of temperature itself is causing huge global natural calamities. And it's time that we all took action against that, sir. 19 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, लेकिन भाषालापन पहचान नहीं मिले, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुए। ऐसे बात नहीं है कि बहुत अकन देश में वो छोटे छोटे राज्य है, केरल है, गोवा है, मणिपुर है, ओला अपन भाषा मिल गए है, ओकर राजभाषा आ गए है, 8वीं अनुसूची में शामिल हो गए है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गुरतुर बोली छत्तीसगढ़ी भाषा अभी तक के राजभाषा में शामिल नहीं हुए। व्याकरण बन गए है सर, व्याकरण स्कूल मन में पढ़ाई भी हुआ थे, लड़का मन MA करा थे, MPhil करा थे, लेकिन 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुए, तेकर सेती ओमन ला नौकरी नहीं मिलते। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 15 सवाल पूछे गए और सारे सवालों के जवाब भी दिए गए। इसके अलावा शून्यकाल के दौरान सांसदों ने सभी जरूरी मुद्दे उठाए और विशेष उल्लेख भी लिए गए। सभापति M वेंकैया नायडू ने इसके लिए सदस्यों का आभार जताया। Out of 10 ministries, Agriculture Ministry 7, Ministry of Commerce 5, Ministry of Railways 3. This is the number of questions today. And today all 0-hour submissions, all special mentions, all questions with supplementaries have been completed with your cooperation.
धन्यवाद. Very peacefully and successfully. राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को शून्यकाल से जुड़े नोटिस तय समय सीमा तक जमा करने की सलाह दी। उन्होंने सदस्यों को बताया कि वो नए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन नोटिस जमा करा सकते हैं। There is a slight change with regard to admission of 0 hour. Earlier it was through notice only. Now online also is introduced. Keeping that in mind, the time, upper limit of time is 9 o'clock. So that the notice should come to me, I should go through it and then approve it. Then it should go to Secretariat. Secretariat has to place it there. The practical problem is coming. Many members are not aware whether it admitted or not. They are coming here during the session. So morning I had a meeting with the Secretariat. It will be 9 o'clock. Before that, everyone has to notice. And you know the Lok Sabha rule. They consider yesterday's evening up to yesterday's evening only. But still, I will experiment with this 9 o'clock in the morning for some time and then move on. नाथुराम गोडसे पर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा में माफी मांग ली। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूं। मैं महात्मा गांधी का श्रद्धा सुमन से सम्मान करती हूं। बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूं। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं परंतु सुनिए आप डिबेट मत परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूं कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। भारत और श्रीलंका ने हिंद महासागर में एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं पर साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मछुआरों के मामले को भी मिलजुल कर मानवीय भावना के साथ हल करने का वादा किया है। दोनों देश विकास के मसले पर भी आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली आए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं की बातचीत में सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग प्रमुख मुद्दे थे। भारत ने श्रीलंका को आतंकवाद के खिलाफ क्षमता विकसित करने के लिए $5 करोड़ के सहयोग की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षित श्रीलंका भारत और पूरे महाद्वीप के हित में है। दोनों देशों की प्रगति और हमारे इस पूरे साझा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए हम राष्ट्रपति राजपक्ष के साथ घनिष्ठ रूप से काम करने के लिए तत्पर हैं। आपसी सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे सहयोग को और मजबूत करने पर मैंने राष्ट्रपति राजपक्ष के साथ विस्तार से चर्चा की है। प्रमुख भारतीय संस्थानों में श्रीलंका के पुलिस अधिकारी काउंटर टेररिस्ट ट्रेनिंग का लाभ पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए श्रीलंका को $50 मिलियन की एक विशेष लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। दोनों नेताओं के बीच मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी चर्चा हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने घोषणा की कि श्रीलंकाई सीमा में गलती से गए मछुआरों की नाव लौटा दी जाएगी और जेलों में बंद मछुआरों को भी छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया के बीच तमिलों के मामले पर भी चर्चा हुई। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन दिया कि तमिलों के साथ सुलह की प्रक्रिया में तेजी लाकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी
हमने चर्चा की। हमारे बीच सहमति है कि हम इस मामले के कंस्ट्रक्टिव और मानवीय दृष्टिकोण जारी रखेंगे। हमने श्रीलंका में रिकंसिलिएशन पर भी विचारों का खुलकर आदान प्रदान किया। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की समानता, न्याय, शांति और सम्मान की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। We will continue to work closely with India to ensure that Indian Ocean remain as a zone of peace. We also discussed how Sri Lanka and India could work together in economically important matters. As India emerges to be among world's growing economies, we discussed in length the fishermen's issue and will take steps to release the boats belong to India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के विकास में श्रीलंका सरकार की इच्छा के अनुरूप क्षेत्रों में मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने बातचीत के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में $40 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा भी की। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही श्रीलंका आने के लिए आमंत्रित किया। इस बात का खास ध्यान रखना है कि हिंद महासागर शांति का इलाका हो और इसके लिए दोनों देशों को बाहरी हस्तक्षेप से बचना होगा और किसी तरह के लालच से भी बचने की प्रवृत्ति बनानी होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सोमन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन से चल रही 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार ने IPC और CRPC में आमूलचूल परिवर्तन का एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। इसके तहत इसी सत्र में आर्म्स एक्ट को बदला जा रहा है। नारकोटिक्स के बारे में भी कानून संशोधन कर रहे हैं और उसके बाद IPC और CRPC में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि हम एक सेंट्रल रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और जिन राज्यों में पुलिस यूनिवर्सिटी नहीं है वहां पर उसका एक कॉलेज खोलेंगे। उन्होंने असाधारण काम करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना भी की। कि घुसपैठ, नारकोटिक्स कंट्रोल, नक्सलवाद, आतंकवाद, तीनों प्रकार की तस्करी, फेक करेंसी और रूटीन लॉ एंड ऑर्डर, ये सब करते करते शायद हम लोगों को भी जो पुलिस फोर्स से भी ही आते हैं और यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जो पुलिस फोर्स के नीति निर्धारण और नेतृत्व करने का काम करते हैं, उनको भी मालूम नहीं है कि आज जिस सफलता को हम देख रहे हैं उसके अंदर 35,000 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवाई है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। झारखंड में कल होने वाले पहले चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में प्रदेश के 6 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर लगभग 37,83,055 मतदाता 189 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन सीटों पर 2,806 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। झारखंड में 5 चरणों में मतदान होगा और वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया से संसद के अंदर सांसदों के केवल सनसनीखेज टिप्पणियों और व्यवहार की जगह सदन में जनहित से जुड़े ठोस कार्यों के कवरेज को तरजीह देनी चाहिए। उपराष्ट्रपति आवास में TVR शेनाय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसे में उसे संसद की प्रक्रियाओं को और सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह रखने में मीडिया की अहम भूमिका है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा को संसदीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए पहले TVR शेनाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Our parliament debates and discusses various issues of national importance regularly. It's a place where major policy decisions are taken. And added to that, the committee system, which was mentioned earlier, is one of the beautiful systems in our parliamentary democracy. The way the committees function, cutting across the party lines, because there is no camera, there is no media. And then they try to submit unanimous reports after evolving consensus. A parliamentary reporter has crucial responsibility of reporting all of this to the public. People they form their opinions based on this information provided by the press. With this information, they make up their minds whether or not to support such a candidate in the next election. So it is your duty to present the true picture about the performance of the honorable member of the parliament or legislature. संसद और सांसदों पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों की प्रतिक्रिया हासिल करने का अच्छा माध्यम है। उन्होंने सोशल मीडिया की फेक न्यूज और गलत जानकारी को लेकर सांसदों को आगाह किया और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच और संतुलन की एक प्रणाली बनाने पर भी जोर दिया। Social media also provides a good medium for obtaining public feedback. But the parliamentarians have to be aware of the pitfalls of the social media, which has tremendous scope to spread fake news and misinformation. We need to create a system of checks and balances to curb the possible misuse of social media by anti-social elements. Today only I have suggested in Parliament, Rajya Sabha, to have an informal group of members of Parliament. I asked Jairam Ramesh to take initiative in that regard and sit together, discuss about the pornography in the social media and the way the children are being misled. It is going to be the biggest challenge to our family system, to our values, because certain sections of the social media are totally misleading the children and spoiling their thoughts and career. 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल ने सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट पर अदालत विचार करने के लिए तैयार हो गई है। इस एसआईटी का प्रतिनिधित्व सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन ढींगरा ने किया है। उन्होंने सीबीआई की तरफ से बंद किए गए 198 मामलों की जांच की है। जस्टिस ढींगरा आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के बाद शीर्ष अदालत को इस बात पर फैसला लेना है कि इस रिपोर्ट को याचिकाकर्ताओं के साथ सीलबंद लिफाफे में साझा किया जाना चाहिए या नहीं। इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है और आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है एक सील्ड कवर में। अब सुप्रीम कोर्ट उस एसआईटी की रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे और उसके बाद जो जो उन्होंने रिकमेंड किया है उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, उसके लिए 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये केस रखा हुआ है। रणनीतिक भागीदारी के जरिए आपसी संबंधों को और मजबूती देने के उद्देश्य से भारत और जापान के बीच कल दिल्ली में पहली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होगी। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे, तो वहीं जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री तारो कोनो बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में रक्षा संबंधों और आर्थिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अक्टूबर 2018 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया था। विदेश और रक्षा सचिवों पहले ही अधिकारी स्तर की 2+2 बैठक कर चुके हैं। इससे पहले भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता की है।
When it comes to the 2+2, on the economic front, I think there are, one is expecting that on the transport corridor, the Mumbai-Ahmedabad corridor, which is stalled for want of buying land, they're expecting a move forward on that one. I mean, they're hopeful, but whether it happens or not is the issue. Economically, Japan and India have been working, but, they're both trying. Japan wants to upscale this economic engagement. But I think the bigger challenge is the strategic. We are doing a lot in the Pacific. We do these joint maritime exercises in the Pacific Ocean. But will we be able to make a firm announcement? The intent has been there to deal in military hardware, maritime hardware. The big push would be if we can make an announcement that we have, agreed to move forward with this transfer of defense military hardware. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारी खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन से महिलाओं पर सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। एशिया और अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन की वजह से पुरुषों को अपने खेतों को छोड़कर काम धंधे की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है, जिससे घर पर रहने वाली महिलाओं पर काम का दबाव बढ़ रहा है। पुरुषों के पलायन के बाद महिलाएं घर पर अकेली रह जाती हैं और उन्हें अकेले ही अपने बच्चों और खेतों का ध्यान रखना होता है। यही वजह है कि महिलाएं विषम परिस्थितियों में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। शोधकर्ताओं ने भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 25 स्थानों पर अलग अलग मामलों का अध्ययन किया है, जिसके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इससे महिलाओं की निर्णय लेने और सही विकल्प को चुनने की क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। सोने के आभूषण और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता मामलों का विभाग सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए 15 जनवरी 2020 तक एक अधिसूचना जारी करेगा। हालांकि ज्वेलर्स को अपना मौजूदा स्टॉक क्लियर करने के लिए इस फैसले को लागू करने के लिए 1 साल की अवधि प्रदान की जाएगी। और जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सफलता मिली है। इस कंपनी ने नीलामी प्रक्रिया में अडानी ग्रुप और डायल को पीछे छोड़ नीलामी जीत ली। जेवर एयरपोर्ट पर ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल पहले फेज का निर्माण करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।